बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्लास, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 है जी। और कल हमने इंट्रोडक्शन दिया था सेल का। सेल है क्या, उसकी डिफाइन मैंने आपसे शेयर की थी। तो आज हम जो टॉपिक अपना लेके चल रहे हैं वो हमारे पास है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को आज हमने डिटेल में देखना है कि किन किन साइंटिस्ट ने इसमें अपना रोल प्ले किया और सेल थ्योरी है क्या, उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं वो आज देखते हैं। तो सबसे जो पहला साइंटिस्ट है सेल थ्योरी के जिस बंदे ने पेश किया वो हमारे पास है, जिसकी कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास है रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक के बारे में आप सारे जानते हैं कि ये वो साइंटिस्ट है जिस बंदे ने पहली दफा सेल को जो है वो डिस्कवर किया। तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिख दिया, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। तो ये आपने याद रखना है, ये वाली इसकी बात जो है आपने माइंड में रखनी है कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया। अच्छा जी, इसने कैसे डिस्कवर किया ये देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ओक ट्री से ना, एक शाह बलूत का दरख्त है, उसकी छाल का एक छोटा सा टुकड़ा लिया जिसको हम कार्क बोल रहे हैं। अब कार्क लेने के बाद उसने क्या किया, अपनी एक सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे, सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे उसको रख के देखा। जब इसने एक छाल या कार्क या फिर लकड़ी के टुकड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा तो ये क्या देखता है कि माइक्रोस्कोप से इसे नजर आता है कि उस छाल या कार्क के अंदर छोटे छोटे टाइनी स्पेसेस हैं, छोटे छोटे टाइनी स्पेसेस हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हनी कोम्ब लाइक आपको स्पेसेस जो है वो नजर आती हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो इसने क्या किया, उन छोटे छोटे खानों को, छोटे छोटे पार्ट्स को इसने सेल का जो है वो नाम दे दिया। तो फर्स्टली इस बंदे ने पहली दफा जो है वर्ड सेल जो है वो यूज किया। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि रॉबर्ट हुक ही लुक एट द थिन पीस ऑफ द कार्क। उसने सबसे पहले एक बारीक सा टुकड़ा लिया। किस चीज का टुकड़ा लिया, मैंने आपको बताया अभी, कार्क। कार्क बोलते हैं हम लोग छाल को। और उसको किस चीज के नीचे देखा, अंडर द सेल्फ या सिंपल माइक्रोस्कोप। इसने एक सिंपल माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा, जैसे कि डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है। यहाँ पे एक स्लाइड है, इसके अंदर ये इसने कार्क ली है और अपनी एक सिंपल माइक्रोस्कोप से उसको देख रहा है। और देखने के बाद क्या देखता है कि उस कार्क के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी एम्प्टी स्पेसेस नजर आती हैं, उसको छोटे छोटे खाने नजर आए, छोटे छोटे कंपार्टमेंट नजर आए। और उन कंपार्टमेंट को इसने क्या देखा कि वो कंपार्टमेंट अंदर से बिल्कुल खाली है और बाहर जो है उनके उनकी सराउंडिंग में एक थिक वॉल आपको नजर आ रही है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपने माइंड में रखना है कि कार्क मेड अप ऑफ द टाइनी एम्प्टी स्पेसेस, कि वो बिल्कुल छोटी छोटी खाली जगहों पर मुश्तमिल थी, विद द वॉल अराउंड देम। और उस खाली स्पेस के इर्द गिर्द क्या मौजूद थी, जैसे कि मैंने डायग्राम में यहाँ पे शो किया हुआ है कि खाली स्पेस के इर्द गिर्द एक वॉल मौजूद थी। उसके बाद इसने क्या किया, 1665 के अंदर इसने उस अपने सारे वर्क को करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, ये जो टाइनी स्पेसेस इसने देखे, इसने उनको नाम दे दिया, दे आर कॉल्ड द सेल्स। इसने पहली दफा इनको, इन टाइनी स्पेसेस को, एम्प्टी स्पेसेस को क्या नाम दिया, दे आर कॉल्ड द सेल। तो यहाँ पे इसने सेल के बारे में बताया। अच्छा, उसके बाद आपने, इसने जो टोटल पब्लिकेशन अपनी थी वो सारी की सारी अपनी एक पब्लिशर के अंदर अपनी पब्लिश करवाई और उस पब्लिश का नाम इसने क्या रखा, दैट इज अ माइक्रोग्राफिया। तो ये पॉइंट भी आपने स्टूडेंट याद रखना है कि 1665 में ही पब्लिश्ड हिज वर्क इन माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया के अंदर उसने अपना एक रिसाला था, उसके अंदर ये सारे का सारा अपना काम जो है वो पुट किया। उसके बाद आते हैं हम लोग लॉरेंस ओकन। तो स्टूडेंट यहाँ पे अच्छा एक पॉइंट आपने याद रखना है कि रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक की क्या सेल थ्योरी के अंदर कंट्रीब्यूशन है। आप ये बताएंगे कि ये वो बंदा है जिस बंदे ने सेल को डिस्कवर किया, और सेल को कैसे डिस्कवर किया वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ जी। उसके बाद एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है लॉरेंस ओकन। लॉरेंस ओकन इन 1805, 1805 में ये साइंटिस्ट है। और इस साइंटिस्ट ने क्या किया, इसने ये बताया कि कोई भी जानदार है, उसकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, दे कंसिस्ट ऑन द सेल्स, वो सेल पर मुश्तमिल है, या सेल या फिर सेल के जो टिश्यूज हैं उन पर ये मुश्तमिल है। तो ये एक पॉइंट आपने लॉरेंस ओकन के हवाले से भी याद रखना है जी। उसके बाद 1805 के बाद आगे रॉबर्ट ब्राउन। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट था जिसने आके हुक के आइडिया को गलत साबित कर दिया। अब हुक ने क्या बोला था, हुक ने ये बोला कि सेल हैज एन एम्प्टी स्पेस, कि सेल के ना सेंटर में कुछ भी नहीं है। जब रॉबर्ट ब्राउन आया 1831 के अंदर, उसने आके ये बताया कि सेल हैज नो एम्प्टी स्पेस, सेल के अंदर खाली जगह नहीं है, बल्कि सेल के सेंटर में क्या मौजूद है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। रॉबर्ट ब्राउन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि रॉबर्ट ब्राउन वो साइंटिस्ट है जिसने 1831 में इसने किस चीज को डिस्कवर किया, डिस्कवर द न्यूक्लियस। इसने किस चीज को डिस्कवर किया जी, न्यूक्लियस को। और रॉबर्ट ब्राउन की डिस्कवरी के बाद हुक का जो आइडिया था कि सेल एज एन एम्प्टी स्पेस, वो बिल्कुल क्या हो गया, वो गलत साबित हुआ। तो ये बात आपने याद रखनी है। हुक ने क्या बोला कि सेल सेंटर से खाली है, लेकिन ब्राउन ने आके क्या बताया, रॉबर्ट ब्राउन ने आके ये बताया कि सेल अंदर से खाली नहीं है, सेंटर से खाली नहीं है, बल्कि सेल के सेंटर में क्या मौजूद है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये दो पॉइंट आपने यहां तक करने। उसके बाद साइंटिस्ट आ गए शेल्डन और शेवान। थियोडर शेवान है हमारे पास और शेल्डन है, मैथियस शेल्डन।
शेल्डन जो था दैट इज एन जर्मन बॉटनिस्ट, ये जर्मनी का एक बॉटनिस्ट था, मतलब ये वो साइंटिस्ट था जो प्लांट के बारे में जिसकी रिसर्च थी। और इसने क्या किया, ही एग्जामिन्ड अ लार्ज वैरायटी ऑफ द सेल, किस चीज के इसने सेल देखे, इसने बहुत सारी अकसाम के प्लांट सेल जो है वो डिस्कवर देखे, और उनके बाद देखने के बाद इसने क्या नतीजा निकाला, ही कंक्लूडेड दैट सेल यूनाइट टू फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट टिश्यू, के सेल जो है वो मिलते हैं और मिलकर पौधे के क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट आपने शेल्डन के बारे में याद रखना। शेल्डन था कौन, ये अब मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, दैट इज अ जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब है ये प्लांट की स्टडी का जो है वो माहिर था। और इन्होंने क्या डिस्कवर किया, इन्होंने ये देखा कि ही एग्जामिन्ड द लार्ज वैरायटी ऑफ द सेल, और जब सेल इसने किस चीज के देखे, याद रखिएगा स्टूडेंट, इसने सेल देखे प्लांट के, और प्लांट के सेल देखने के बाद इसने क्या नतीजा निकाला कि वही सेल जो है प्लांट के अंदर यूनाइट होते हैं, मिलते हैं और मिलकर क्या बना देते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट टिश्यूज, ये पौधे के ना टिश्यूज बनाते हैं। क्लियर है। उसके बाद आते हैं हम शेवान के वर्क के बारे में देखते हैं। शेवान ने क्या किया, शेवान दैट वाज अ जर्मन जोलॉजिस्ट, ये ना जोलॉजिस्ट था। अब जोलॉजिस्ट के बारे में आप जानते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं जो एनिमल की स्टडी जो है वो करते हैं। ये एग्जामिन दैट मेनी टाइप्स ऑफ द एनिमल सेल, देखें जैसे ही जोलॉजिस्ट है तो उन्होंने एनिमल सेल की डिस्कवरी की, एनिमल सेल को देखा। और अगर शेल्डन की हमने बात की तो उसने किस चीज के बारे में देखा था, प्लांट सेल के बारे में। तो इसने शेवान ने क्या कहा, एनिमल सेल लैक अ सेल वॉल, इसने जब एनिमल सेल की स्टडी की तो इसने ये कहा कि एनिमल सेल के पास जो है वो सेल वॉल मौजूद नहीं है। और दूसरा पॉइंट इसने क्या कहा, कवर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन, सिर्फ और सिर्फ इनके सेल में आपको क्या नजर आता है, जस्ट सेल मेम्ब्रेन जो है वो नजर आती है। उसके बाद हम एक और साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन देखते हैं जिसका नाम है रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को ने क्या बोला, रुडोल्फ विर्को ने अपनी लैंग्वेज में बोला ओमिना सेलुला ई सेलुला। ओमिना सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब है कि हर नया बनने वाला सेल पहले से मौजूद सेल से बनता है। तो यहाँ पे वर्ड मैंने यही लिखे हुए ओमिना सेलुला ई सेलुला, न्यू सेल्स डिवेलप फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, हमेशा जो नए सेल हैं वो डिवेलप होते हैं बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब होता है पहले से मौजूद सेल, यानी नए बनने वाले जितने भी सेल्स हैं वो हमेशा पहले से मौजूद सेल की डिवीजन से बनते हैं। ये बात की थी किसने, रुडोल्फ विर्को ने। अब रुडोल्फ विर्को ने जो बात की ये दरअसल नजरिया था बायोजेनेसिस का, ये बायोजेनेसिस के हक में था ये नजरिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट मैं आपके साथ दो बातें शेयर करते हूँ, आपकी बुक में यहाँ पे नहीं लिखी हुई। एक नजरिया था बायोजेनेसिस का और इसके अपोजिट एक नजरिया था ए बायोजेनेसिस का, ए बायोजेनेसिस। अब आपने थोड़ा सा ध्यान से इन दो कंसेप्ट को सुन लेना है। जो बायोजेनेसिस वाले साइंटिस्ट थे वो ये कहते थे कि नए बनने वाले सेल हमेशा पहले से मौजूद जिंदा सेल के डिवीजन से बनते हैं, और जो ए बायोजेनेसिस का नजरिया रखने वाले साइंटिस्ट थे वो ये मानते थे कि हमेशा जो नए बनने वाले सेल्स हैं वो पहले से मौजूद किसी बेजान चीज से बनते हैं। अब उनका क्या नजरिया था ए बायोजेनेसिस वालों का, कि ए बायोजेनेसिस ये कहते थे कि हम लोग ना कहीं पे कोई कूड़ा क्रिकेट अगर फॉर एग्जांपल रख दें, हमने कोई कूड़ा क्रिकेट जो है वो रख दिए, तो उस कूड़े क्रिकेट के नीचे 2 4 10 दिनों के बाद जो है वो वहां पे कोई ना कोई कीड़े मकोड़े जो है वो निकल आते हैं। यानी वो ये समझते थे, उनका ये माइंड था कि दरअसल जो कूड़ा क्रिकेट है वो बेजान है और उस बेजान से जो कीड़े मकोड़े बने दरअसल वो जानदार है। तो उनका ये नजरिया था कि बेजान चीजों से क्या बनती है, जानदार नए सेल जो है बनते हैं। लेकिन जो बायोजेनेसिस वाले थे वो ये बोलते थे कि न्यू सेल डिवेलप फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी पहले से मौजूद सेल से जो है वो नए नए सेल जो है वो राइज होते हैं। अब इन दोनों का ना आपस में बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस का आपस में इस तरह झगड़ा था। तो इस झगड़े को खत्म करने के लिए एक उस टाइम का बड़ा मशहूर साइंटिस्ट जो कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी था, जो कि जोलॉजिस्ट भी था, उस साइंटिस्ट का नाम था लुईस पास्चर। तो लुईस पास्चर ने आके ना इन दोनों के दरमियान इस मसले का इसका हल जो है वो निकाला। और इस बंदे ने, लुईस पास्चर ने आके बिल्कुल एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिखाया, प्रूव ये किया कि इसने आके ये साबित किया कि हमेशा जो नए बनने वाले सेल हैं वो पहले से मौजूद लिविंग सेल से ही बनते हैं, ना कि बेजान सेल से। तो इससे ये नजरिया जो लुईस पास्चर की बात थी वो बायोजेनेसिस के हक में चली गई। तो यहाँ पे रुडोल्फ विर्को, बायोजेनेसिस का नजरिया और लुईस पास्चर, इनकी कंट्रीब्यूशन यहाँ पे मैंने आपको बता दी। और ये टोटली अपोजिट थे किसके, ए बायोजेनेसिस के। उसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं कि हमारे पास कुछ सेल थ्योरी के पॉइंट्स हैं, हमने वो देख रहे हैं कि जब ये सारा काम कंट्रीब्यूशन हो गई, रॉबर्ट हुक की हो गई, लॉरेंस ओकन की हो गई, रॉबर्ट ब्राउन की हो गई, विर्को की हो गई, शेल्डन शेवान की हो गई, उसके बाद जो है जाके सेल थ्योरी के पास्टुलेट जो है बनाए गए। और सेल थ्योरी के टोटल इन्होंने 3 पास्टुलेट बनाए। और वो पास्टुलेट क्या है, देखें स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं पास्टुलेट्स ऑफ द सेल थ्योरी, या आप माइंड में रखिएगा। ये आपका एक तो वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन भी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पास्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी आता है। क्लियर है। तो आप पहला जी पास्टुलेट क्या बनाया गया, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ 1 or more सेल, कि जितने भी जिंदा जानदार चीजें
वो एक या एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल है। इसी बिहाफ पे एक या एक से ज्यादा सेल पे मैंने आपको बताया है कल भी कि जो जानदार एक सेल पर मुश्तमिल हम उनको यूनिसेलुलर कहते हैं, जो एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल हम उनको सिंपल मल्टी या फिर कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि जितने भी जिंदा जानदार चीजें वो एक या एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल है। हाँ जी, दूसरा पॉइंट क्या बताया? दूसरा पॉइंट आपके सेल की डिफाइन है जो मैंने आपको कल बताई थी कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, कि किसी भी जिंदा जानदार चीज की जो बुनियादी इकाई है वो हमारे पास क्या है? वो सेल है। सेल हमारी साख्त और फेल की क्या नजर आती है? बुनियादी इकाई। तीसरा पॉइंट यहाँ पे सेल थ्योरी का क्या दिया हुआ है कि ऑल द सेल ओरिजिनेट, कि जितने भी सेल है उनकी इब्तिदा होती है। कहां से इब्तिदा होगी? अभी मैंने आपको बताया, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल, पहले से मौजूद जिंदा सेल से। यानी नए बनने वाले सेल हमेशा किससे बनते हैं? पहले से मौजूद जिंदा सेल से बनते हैं। तो स्टूडेंट ये 3 पॉइंट आपने सेल थ्योरी के याद रखने हैं। पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी पे शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग? आप ये लिखेंगे कि जितने भी जिंदा जानदार चीजें हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल पर मुश्तमिल है। दूसरा पॉइंट आप ये लिखेंगे कि सेल जो है वो किसी भी जिंदा चीज की साख्त और फेल की बुनियादी इकाई है। और तीसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि नए बनने वाले सेल जो है वो पहले से मौजूद जिंदा सेल से बनते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये तो मैंने आपको पोस्टुलेट बता दिए। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हमारी पीटीबी की बुक के मुताबिक वो वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी के जो पोस्टुलेट हैं वो कितने वैलिड हैं, कितने दुरुस्त हैं। अब वैलिडेशन में जो बात पहले लिखी है वो ये लिखी है कि अगर हम लोग किसी भी एक टिश्यू से सेल को अलग कर लें तो हमारा सेल कुछ शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए इजीली सर्वाइव कर सकता है। यानी आपके पास टिश्यूज हैं, टिश्यूज आप सबको पता ही है कि जब सेल मिलते हैं तो हमारे क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं। तो वैलिडेशन ऑफ सेल थ्योरी का जो पहला पॉइंट आपने माइंड में रखना है वो ये लिखा हुआ है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक टिश्यू है, उस टिश्यू में से अगर हम लोग सेल को बाहर निकाल लें तो वो सेल कुछ टाइम के लिए इजीली क्या कर सकता है? सर्वाइव कर सकता है। हाँ जी, दूसरा पॉइंट भी बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है कि सेल कैन लिव इंडिपेंडेंटली, सेल जो है वो आजादाना तौर पे सर्वाइव कर सकते हैं, आजादाना तौर पे रह सकते हैं। तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेल कैन नॉट ग्रो इन द सील्ड और स्टीराइल कंडीशन, कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी भी बॉक्स के अंदर एक टाइटली सील पैक आप किसी भी जगह के अंदर कोई सेल रख दें, आप ये सोच रहे हैं कि हमने इसको बिल्कुल टाइटली पैक करके सील करके इसको बंद करके सेल को रखा हुआ है तो ये ग्रो कर जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। या फिर कोई स्टीराइल कंडीशन आपने दी है तो वहां पे भी आपका सेल जो है वो कभी भी खुद से ग्रो नहीं कर सकता। तो वैलिडेशन में 3 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है कि अगर आप टिश्यू से सेल को रिमूव कर लो तो वो इजीली सर्वाइव कर सकता है, सेल खुद आजादाना तौर पे रह सकता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि सेल को अगर हम किसी भी टाइटली कंटेनर के अंदर सील पैक करके या स्टीराइल कंडीशन वाला एनवायरनमेंट दें तो हमारा सेल जो ग्रो करेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास है 3 पॉइंट किस चीज के? वैलिडेशन के। उसके बाद हम लास्ट पे चलते हैं। लास्ट हमारी सेल थ्योरी की जो दीज आर द एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन से क्या मुराद है कि ये वो पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं कि जो सेल थ्योरी को नहीं मानते, मतलब सेल थ्योरी इन चीजों पर, इन जगहों पर लागू नहीं होती, दैट इज एक्सेप्शन। अब लागू कैसे नहीं होगी? फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहली एग्जांपल दी हुई वो दी हुई प्रोटोजोआन की। प्रोटोजोआन आपके जो ए सेलुलर जानदार हैं इनके पास भी सेल नहीं होता, इनका सेल जो है वो खुद से आगे डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये प्रोटोजोआन के बारे में ये दिया हुआ कि इन पर आपकी सेल थ्योरी की जो पोस्टुलेट है वो लागू नहीं होते। उसके बाद वायरसेस के बारे में। अब वायरसेस के बारे में स्टूडेंट आप सारे जानते हैं कि ये बॉर्डर लाइन पर मौजूद है। अब बॉर्डर लाइन पर कैसे मौजूद है? ये बेजान है, क्लियर कट ए सेलुलर हम इनको काउंट करते हैं। और ये जैसे ही होस्ट के बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं वहां पे वायरसेस होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करके अपनी कॉपियां जो है वो बनवाते हैं। अब ये स्टूडेंट 2 बातें कि अगर वायरसेस जानदार की बॉडी से बाहर हैं तो भाई वो बिल्कुल बेजान कंसिडर हो रही है, लेकिन जैसे ही वो जानदार की बॉडी में या होस्ट की बॉडी में दाखिल होती है तो वहां पे क्योंकि जाके वो अपनी कॉपियां तैयार करती है तो इस वजह से हम उनको जानदार कंसिडर करते हैं। तो ये पॉइंट भी जो वायरसेस के हवाले से यहाँ पे दिया वो ये दिया हो कि वायरसेस आर ए सेलुलर, लैक ऑफ द सेल मशीनरी एंड होस्ट इंडिपेंडेंट। ये मैंने आपको तीनों पॉइंट बता दिए कि इनकी खुद की बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। वायरसेस हमेशा होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को इस्तेमाल करके अपनी तादाद जो है बढ़ाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं वायराइड्स और प्रायोन्स की। ये इस बात से भी आप बखूबी वाकिफ हैं। व्हाट आर द वायराइड्स एंड प्रायोन्स? ये चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर आपको ये कंसेप्ट दिए गए होंगे। वायराइड्स याद रखिएगा, दीज आर द वायरसेस। ये भी वो वायरसेस है जिनके पास आरएनए मौजूद होता है। और प्रायोन स्टूडेंट याद रखिएगा ये वो वायरसेस हैं जिनके पास जस्ट क्या मौजूद होती है? प्रोटीन मौजूद होती है। तो वायराइड्स आर आरएनए वायरसेस एंड प्रायोन्स आर द प्रोटीन वायरसेस। तो क्योंकि ये भी वायरसेस की कैटेगरी में आते हैं इस वजह से सेल थ्योरी इन पर भी लागू नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं आरबीसीज और सीव ट्यूब सेल्स की। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने 2 पॉइंट याद रखने। आपके जो मेच्योर आरबीसीज हैं मेमेलियन सेल के, उनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से वो क्या नहीं कर पाते, वो बाद में न्यूक्लियस ना होने की वजह से वो डिवाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल आपके फ्लोएम सेल के अंदर, फ्लोएम आपके जो फ्लोएम टिश्यूज हैं उनमें भी सीव ट्यूब सेल्स होते हैं।
ठीक है जी। ये जो सीव ट्यूब सेल है इनमें भी मेच्योरिटी पे आपको क्या नजर नहीं आएगा, न्यूक्लियस नजर नहीं आता। जब न्यूक्लियस इनमें नहीं होगा, ना तो आरबीसीज में न्यूक्लियस होता है मेच्योरिटी पे, ना ही सीव ट्यूब सेल में मौजूद होता है न्यूक्लियस। तो जिसकी वजह से जब इनमें न्यूक्लियस नहीं होता तो एक दफा ये बन तो जाते हैं, लेकिन बार 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 ये अपने आप को डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये दो पॉइंट भी एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी में आते हैं जी। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो हमारे पास है बैक्टीरिया का और सियानोबैक्टीरिया। स्टूडेंट आप बैक्टीरिया की डिफाइन से बाखूबी वाकिफ हैं कि बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक ग्रुप में आते हैं। अब प्रोकैरियोट्स याद रखिएगा वो जानदार होते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ना हो, जिनमें वाज़े जो है वो न्यूक्लियस मौजूद ना हो। अब बैक्टीरिया है चाहे सियानोबैक्टीरिया, इनके पास ना तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना इनके पास न्यूक्लियोप्लाज्म है, ना इनके पास कोई न्यूक्लियस है, ना इनके पास प्रॉपर कोई इनका अपना क्रोमोसोम या डीएनए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, इनके पास जो डीएनए मौजूद है प्लाज्मिड की फॉर्म में या इनका वैसे जो डीएनए वो इनके पास है साइटोप्लाज्म के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नहीं है। तो इस वजह से ये भी एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद जो कोइनोसिटिक हाइफी वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कोइनोसिटिक हाइफी, स्टूडेंट आप मे भी इस टर्म से अभी वाकिफ ना हो, मैं आपको बता देता हूँ। कोइनोसिटिक हाइफी जो है फंगस के वो हाइफी होते हैं जिनमें क्रॉस वाल मौजूद ना हो, दैट हैव द नो क्रॉस वाल। अगर एक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक हाइफी ड्रा करता हूँ, ये देखिए ये फाइबर लाइक होते हैं इनके पार्ट, और हाइफी के मिलने से आपको पता है एक फंगस की बॉडी बनती है। अगर इसमें क्रॉस वाल ऐसे लगी हूं तो ये एक इंडिविजुअल सेल बनेगा, और हर एक इंडिविजुअल सेल के अंदर आपको क्या नजर आएगा, आपको न्यूक्लियस नजर आएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया कोइनोसिटिक। कोइनोसिटिक हाइफी याद रखिएगा वो हाइफी होते हैं फंगस के जिनमें क्रॉस वाल मौजूद नहीं होती। जब क्रॉस वाल मौजूद नहीं होगी तो इसमें आपको बहुत सारे क्या नजर आएंगे, न्यूक्लियस नजर आएंगे। ये देखिए मल्टी न्यूक्लियर सेल होते हैं। तो ये जो एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस होना, ये भी किस में आता है, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी को जो है वो शो कर रहा है। ये भी सेल थ्योरी के पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता। तो स्टूडेंट ये आपने एक्सेप्शन याद रखनी है। प्रोटोजोन के हवाले से मैंने आपको बताया, वायरसेस के हवाले से बताया, वायराइड और प्रायोन्स के हवाले से बताया, आरबीसीज और सीव ट्यूब सेल के बारे में बताया, मैंने बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया के बारे में बताया, और फंगस के कोइनोसिटिक हाइफी के बारे में बताया जो कि मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी उनमें न्यूक्लियस की तादाद बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट किस में आते हैं, एक्सेप्शन में आते हैं। और वैलिडेशन में मैंने आपको क्या बताया कि हमारा सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। ठीक है जी। लेकिन एक शर्त यहाँ पे लास्ट पे दी हुई है कि सेल उस वक्त सर्वाइव नहीं करेगा जब उसको आप सील्ड कंटेनर के अंदर या फिर कोई स्टीराइल कंडीशन आप देते हैं, तब ये सर्वाइव नहीं कर सकता। बाकी ये वाली बातें जो है डिस्कवरी ऑफ सेल के हवाले से कि किन किन सेल की जो है वो कंट्रीब्यूशन है, उसमें रॉबर्ट हुक टॉप पे डिस्कवरी ऑफ सेल के हवाले से, लॉरेंस ओकन ने जस्ट ये बताया कि कोई भी जिंदा जानदार जो चीजें उनकी बॉडी के पार्ट सेल या टिश्यू पर मुश्तमिल होते हैं। क्लियर है? उसके बाद शेल्डन और शेवान ने प्लांट पे वर्क किया, शेवान ने एनिमल पे वर्क किया, एनिमल का सेल इसने देखा, इसने प्लांट के सेल को देखा। रुडाल विर्कू के बारे में आपको बता चुका हूँ, बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस का नजरिया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। लुईस पास्चर का वर्क भी आपको समझ आ गया होगा। तो पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी ये भी आपने याद करना है। स्टूडेंट यहाँ तक आज का हमारा जो लेक्चर है वो सेल थ्योरी की बेसिक पे था, ये हमारा कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह हम लोग माइक्रोस्कोप और उसकी जो टाइप्स हैं उनको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ रहिए। हमारे इस YouTube चैनल को आप सबने सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, फेलोज के साथ, इसको आगे बढ़ाना है। इंशाल्लाह अगर आप लोग हमें इसी तरह से अप्रिशिएट करते रहे तो हम अपनी इसी मेहनत को ऐसे कंटिन्यू रखेंगे, जारी और सारे रखेंगे। अल्लाह आप सबको हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज।